वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण प्रसिद्ध रांची झारखंड के द्वारा दिया गया है और ये 2022 से 2023 के लिए है, यानी कि जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम का, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये विज्ञान का है। समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा और इसमें आपको 40 मार्क्स मिलेगा। कुल प्रश्न जो होते हैं वो 40 है। हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स मिलता है इसमें। उसके बाद देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हर एक क्वेश्चन का मैंने पहले से ही टिक कर दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में हम किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है। गोलीय दर्पण में क्या है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ये है F=R/2। सही से आप क्वेश्चन लिख करके उसके आंसर को भी लिख लीजिएगा ताकि इसको याद करने में इजी हो। कि क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है वो अपवर्तित रहती है अपवर्तन की क्रिया में। उसके बाद है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो ये होगा 1 डायोप्टर। अब आपके मन में ये आ रहा होगा 1 डायोप्टर कैसे हुआ। तो देखिए, P=1/f के फार्मूला से ये हुआ। P=1/f के फार्मूला से हुआ। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता यदि 1 मीटर फोकस दूरी है तो उसका क्षमता भी 1 डायोप्टर होगा। अब माइनस होगा कि प्लस, तो माइनस अवतल लेंस के लिए होता है और प्लस उत्तल लेंस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे, P=1/f। P=1/f के फार्मूला में हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ P के जगह पर 4 रखेंगे। 4=1/f और f का मान हमको निकालना है। याद रखिएगा कि हमेशा फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। तो जब हम f का मान निकाल लेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लीजिए कि सारा यहाँ सेंटीमीटर में है, तो f का मान मेरा मीटर में आएगा, फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व होगा और सॉल्व होकर के 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्रदीप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाहन के अग्रदीप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अग्रदीप, साइड मिरर अलग होता है और अग्रदीप अलग होता है। ठीक है, साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं और अग्रदीपों में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कॉर्निया। उसके बाद है 8 नंबर, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो हमारे नेत्र में प्रकाश जब जाता है वो अधिक या कम जिस मात्रा में जाता है उसका नियंत्रण परितारिका करती है। उसके बाद है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा एवं वास्तविक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका मेन एग्ज़ाम में आएगा। मतलब कि ये मॉडल क्वेश्चन दिया ही जाता है कि आप इसको अच्छे से कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा, इसलिए इसको तो अच्छे से याद आप कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 में, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई होती है। तो शक्ति की इकाई किलोवाट आवर होती है, तो इसमें हो जाएगा किलोवाट शक्ति की होती है। उसके बाद है, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक होता है। कूलम्ब जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये सब सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है।
14 नंबर है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है कि कोई एक चीज़ से दो चीज़ बनता है, टूट करके कोई दो भाग में आ जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया। जल का विद्युत अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दिख रहा है, एक समीकरण है, रासायनिक समीकरण CuO+H2। यहाँ पे क्या है CuO+H2 और इधर बना है Cu+H2O। पूछा जा रहा है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। याद रखिएगा, उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसका उपचयन होता है। तो यहाँ आप देखिए, पहले ये कॉपर के साथ था ऑक्सीजन, और जब अभिक्रिया हुआ तो ये जा कर के H2 के साथ जुड़ गया, तो किसका उपचयन हुआ, H2 का उपचयन हुआ। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, H2। और अपचयन किसका हुआ, Cu का हुआ। उसके बाद है 16 नंबर में दिया गया है एक पिक्चर, उसमें आपको देखना है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इसको देखिए आप, प्रकनली है, एक धागा से हम इसको बांधे हैं, किसको, कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की कील को धागे से बांधे हैं, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ये किस तरह का अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो सूचक का उदाहरण है लिटमस पत्र। उसके बाद है 18 नंबर, किसी विलयन का pH मान 10 है, वो निम्नलिखित में से क्या होगा। याद रखिएगा कि अगर विलयन का pH मान 7 है तो वो उदासीन होगा। 7 के इधर यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारा ही अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर 7 से लेकर 14 तक ये सारा ही क्षार होता है। तो यहाँ पे मान दिया है 10, तो क्या हो जाएगा, ये क्षार है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्षार। 19 नंबर है, ये किस प्रकार को सूचित करता है। ये जो चित्र है ये क्या सूचित कर रहा है। तो ये चित्र हमें ये बता रहा है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। ये जहाँ पर सांद्र अम्ल और क्षार रहेगा वहाँ पे ये चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका पिक्चर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इसीलिए बुक में जितने भी पिक्चर सब दिए उसको अच्छे से देखिए और उसका मीनिंग समझिए। 20 नंबर में है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो क्या होगा, टर्टरिक अम्ल। 21 नंबर है, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्या होगा, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक का रूप में किया जाता है। यदि कहीं आग लगी हो तो अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन उस पर डालेंगे तो वो बुझ जाएगा। ये गैसीय रूप में और विलयन रूप दोनों में ही काम आता है। उसके बाद है 23 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो क्या होगा, परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। उसके बाद है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो उसे खनिज कहते हैं। 26 नंबर है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो नॉल वर्ड जो होता है वो अल्कोहल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो प्रोपेनॉल है तो यहाँ पे अल्कोहल अभिक्रियाशील मौजूद है। ठीक है, उसके बाद है 27 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है। मुक्त क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। उसके बाद है 28 नंबर, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। 29 नंबर है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो क्या होगा, न्यूरॉन। 30 नंबर है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो फल को पकाने के लिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है।
एथिलीन का उपयोग फल को पकाने के लिए किया जाता है। जबकि ऑक्सिन जो ऑप्शन नंबर ए में है, ये एक वृद्धि हार्मोन है। ये सारा ही पौधे का ही हार्मोन है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। ऑक्सिन का काम क्या है, ये पौधों को वृद्धि में काम आता है। जबकि साइटोकाइनिन का काम क्या है कि पौधों को विभाजित करने में इसका काम आता है। तो हर एक हार्मोन का अपना अपना काम है। उसके बाद है एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। कहाँ से? एस्ट्रोजेन एक हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन, ठीक है। 33 नंबर है। एक फिगर दिया गया है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो ये एक हाइड्रा का फिगर है। तो हाइड्रा में किस तरह से होता है जनन? तो मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख है और संजात अंग, ठीक है। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? और संजात अंग। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना? तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक का श्रृंखला जो होता है वो घास से शुरू होता है। तो सबसे पहले उत्पादक जो होता है वो प्रथम श्रृंखला में आता है। तो इसके लिए इसका आंसर सही हो जाएगा घास। 37 नंबर में है किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर में। शाकाहारी का निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर में। 38 नंबर में है ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है क्या? CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC किसके लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोतों का उदाहरण नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो क्या होगा? 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप अच्छे से लिख करके इसको याद कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो सोशल साइंस का रहेगा, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।